हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 2 मी चित्रकार कसा झालो। तो देखिए जो लेखक है ल म कडू, इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि वो जो चित्रकार बने उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। उनके पास उस समय साहित्य, कोई भी सामग्री कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी गांव में रह के उनके आसपास जो भी साधन, जो भी सामान उन्हें मिला, उनसे ही उन्होंने क्या किया था, चित्रकला सीखी थी। तो किस तरीके से उन्होंने चित्रकला सीखी, किस तरीके से अपने पास होने वाले चीज़ों का ही उन्होंने इस्तेमाल किया, वही सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ इस लेसन में डिस्कस की है, या फिर यहाँ पे उनका खुद का जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव थे, वो उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार, त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कार्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। तो इससे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका लेखन कितना अच्छा होगा कि जिसके कारण उनको इतने सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे। स्वानुभव मीन्स क्या कि उनका खुद का जो अनुभव था उनके लाइफ में, कि किस तरीके से निसर्ग, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसमें ही हमें कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाती है जिनसे हमें नई नई कला या फिर नए मार्ग हमें मिल जाते हैं। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं, पाइलं, ते तुम्हाला सांगणार आहे। मीन्स यहाँ पे लेखक ने अपने खुद के ही लाइफ में जो भी उन्होंने अनुभव किया है, वही घटनाएं आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। प्रथम, निसर्ग। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केवळ आपल्या फायद्याचं आहे। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, साइंस वगैरह सब बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, अगर हम लोग उनके खिलाफ, निसर्ग, नेचर जो है उसके खिलाफ जाके कुछ काम करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होता है। उसके परिणाम जो होते हैं वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कुछ हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होती है जब हम लोग निसर्ग, नेचर के खिलाफ जाते हैं। तो हमें मर्जित रहना मीन्स क्या कि नेचर को समझ के उनकी भी हमें परवाह करनी चाहिए, और फिर हम उनके साथ जी सकते हैं आराम से। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। नाना कला मीन्स क्या कि अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, अलग अलग कलाएं जो हम लोग सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं, हमारा जो निसर्ग, जो नेचर, जो पर्यावरण हम कहते हैं, उनसे। निसर्ग धुंडाळत रहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसूक सापडतील। मीन्स आपके जो आसपास की चीज़ें होती है, जो भी नेचर में आपको दिखता है, उसे आप देखो, समझो, तो उसके बाद अपने आप ही आपको अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। तो यहाँ पे लेखक ने अपने ही बारे में बताया है। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद। तो एक गांव किस तरीके से होता है, वही आपको पूरा वर्णन यहाँ पे मिलेगा कि एक छोटा सा गांव जहाँ पे जंगल होता है, काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नदी होती है, बहती है आराम वहाँ पे आवाज़ करते हुए। निळे डोंगर मीन्स जो छोटे छोटे हिल्स वगैरह होती है। हिरवी रानं मीन्स वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। तो सब जगह पे आनंदी आनंद मीन्स क्या, खुशी ही खुशी होती है सारी चीज़ें देखने में हमें। अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। सर्जनशीलता मीन्स क्या कि आपके जो अंदर जो भी स्किल्स होते हैं, जो गुण होते हैं अच्छे, वो बाहर निकल के आते हैं। माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार, आमच्याकडे कसली साधनं नव्हती। तो वो गांव में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे जैसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह या दुकान वगैरह नहीं होते थे कि जहाँ पे उन्हें आराम से सारे जो सामान लगता है किसी भी काम के लिए, वो ईजिली नहीं मिलता था। और उन्हें ड्राइंग करना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन उनके पास कोई भी कलर, ब्रश वगैरह ये सब कुछ नहीं था। तो वो सिर्फ सोचते थे कि हमें क्या करना है, ड्राइंग करना है या फिर कलरिंग करना है, लेकिन उनके पास सामान तो नहीं था।
पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता। मीन्स जो ड्राइंग के लिए हम लोग अलग से पेजेस यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, वो भी उनके पास नहीं था। अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल। तो जैसे कि पहले क्या होता था, स्लेट जो हम लोग बोलते हैं पाटी, उसके ऊपर लिखा जाता था पेंसिल से, और अगर बुक होती भी थी नोटबुक वगैरह तो वो 1 या 2 ऐसे ही होती थी, तो उनके पास भी एक ही थी। तिचे तुकडे झाले तर सांभाळून वापरावी लागायची। जो पाटी के ऊपर लिखने वाली जो पेंसिल होती थी तो वो टूटती है, अगर हम थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर डालकर लिखते हैं तो वो टूट जाती है। तो वो लोग क्या करते थे, उसे भी संभाल के रखते थे, क्योंकि उन्हें नई तो वहाँ पे नहीं मिलेगी जल्दी से, इसके लिए। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, क्योंकि उस समय बाकी के जो हम लोग आजकल देखते हैं ना, जैसे कि सिंगिंग होगा, डांसिंग होगा, ड्राइंग होगा, ये सारी जो फील्ड है इनको भी अभी माना जाता है, बच्चे सीखते हैं, उसमें प्रॉपर करियर भी करते हैं। लेकिन कई साल पहले अगर आप देखोगे ना, तो जो स्टडी होता था उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। ड्राइंग वगैरह इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने भी यही बताया है कि ना हमारे टीचर्स होते उनको पसंद था चित्र बित्र, मीन्स वो ड्राइंग वगैरह करना, पेंटिंग करना, ना ही हमारे घर वालों को पसंद था। वातड़पणा वाटायचा, मीन्स क्या आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे घरवाले बोलते थे। वैशाख महीन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं। करपवून टाकने मीन्स क्या कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय। देखिए जैसे कि अप्रैल मई मंथ अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसी तरीके से धूप होती थी गांव में। आम्ही गावातील सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। डोहा मीन्स क्या, नदी का थोड़ा सा जो हिस्सा होता है जहाँ पे पानी जमा होता है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, पानी में जाके बैठते थे जब गर्मी लगती थी। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं, मीन्स ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक रुकने के बाद ठंडी लगती है, तो वो लोग क्या करते थे, फिर से पानी से बाहर आके नदी किनारे बैठ जाते थे। काठा लगत खूब खड़क होते। खड़क मीन्स रॉक्स जो होते हैं, देखिए पत्थर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो उसी तरीके से नदी के किनारे पे होते थे। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांबरुंद पसरलेले। तो अगर आपने कभी नदी के किनारे पे, समुद्र किनारे पे आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ एकदम सॉफ्ट ऐसे पेबल्स वगैरह आपने देखे होंगे तो उस तरीके से होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट ऐसे हाथ को लगते हैं। अलग अलग शेप में वहाँ पे आपको पत्थर दिखेंगे। आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला। कॅनव्हास मीन्स जिसके ऊपर हम पेंटिंग ड्राइंग वगैरह करते हैं, वो बड़ा सा जो पेपर लगाया जाता है उसे कैनवास कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें उन रॉक्स में ही अपना कैनवास मिल गया था। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार। अभी उनके दिमाग में ये आइडिया तो आया था कि ये जो पत्थर हमें सामने दिख रहे, खड़क जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर तो हम चित्र बना लेंगे, लेकिन बनाएंगे किससे, क्योंकि उनके पास तो ब्रश वगैरह, कलर, ये कुछ भी नहीं था। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते, मीन्स पाउडर। क्योंकि ऐसे पत्थर जो कि तांबूस मीन्स थोड़े से ब्राउन, थोड़े से येलो कलर के जो पत्थर होते थे, उन्हें जोर जोर से एक दूसरे के ऊपर मार के वगैरह वो क्या करते थे, उनका पाउडर निकालते थे। अगदी पिठासारखी असते, तो वो पाउडर निकाल के उसमें पानी डाल के वो क्या करते थे, येलो कलर, पिवळा रंग, पीला कलर तयार करते थे। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटना शुरू झालं। और फिर जो दूसरा सैंड वगैरह होती है, उसमें थोड़ा सा बड़ा पत्थर, स्टोन जो होता है, उसे लेकर वो क्या करते थे, उस कलर में डाल के फिर उससे कलर या फिर जो ड्राइंग उन्हें बनानी होती थी वो बनाते थे। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो ब्रश नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उस स्टोन से, उस पत्थर से तो उनको ड्राइंग करने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी खुश हो जाते थे और उनको ऐसे लगता था कि क्या क्या ड्राइंग हम इसके ऊपर बना ले। गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातपर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या, क्योंकि पाउडर फॉर्म में कोई भी कलर होता है, उसमें पानी अगर आप डालोगे तो जब आप लिखते हो या फिर कलर करते हो तो वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाद में सूखने के बाद अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी डार्क वो दिखाई देता है। तो उसी तरीके से उन्होंने जो कलर बनाया था उससे वो कोई लाइन खींचते थे, तो खींचने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर वो सूखने के बाद देखते थे तो लाल जर्द मीन्स काफ़ी लाल ऐसा वो कलर उसका दिखाई देता था। आणखी सुरसुरी यायची। सुरसुरी यायची मीन्स क्या, और भी ज़्यादा उन्हें खुशी होती थी कि अभी और भी ड्राइंग निकालेंगे।
तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं गेलेली लक्षात यायचीच नहीं, क्योंकि जो काम हमें करना अच्छा लगता है उसमें कितनी भी तकलीफ हो तो वो हमें जल्दी समझ में नहीं आती है। तो वो बच्चे भी क्या करते थे कि अपने घुटने वहाँ पे टेक टेक के उन पत्थर के ऊपर टेक के क्या हो जाते थे, उनके घुटने के पूरे छिलके निकल जाते थे। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार। तो अभी उन्हें ये तो पता चल गया था कि हम लोग ड्राइंग तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कलर अगर भरने हैं तो कलर लाएंगे कहाँ से। तो उन्होंने देखिए क्या यहाँ पे आइडिया की थी कलर के लिए। त्या दिवसात काटे सावर फुलते लाल भडक होते, मीन्स जो फूल वहाँ पे आते थे वो लाल कलर के होते थे। तीच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो। तो उस फूल को पानी में डाल के वो लोग क्या करते थे, जांभळा रंग बनाते थे। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात। कोई एक प्लांट्स था जिसके जो बीज होते थे उनसे उन्हें भगवा मीन्स ऑरेंज कलर मिलेगा, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया। और ग्रीन कलर के लिए हिरवा मीन्स हरा रंग के लिए उन्होंने क्या किया था, पत्तों को काट के उनको बारीक करके वगैरह उनका कलर बनाते थे। चुन्याचा पांढरा, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच। तो देखिए उनके पास कोई भी हमारे जैसे कलर ब्रशेस वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके मन में ये जिद ज़रूर थी कि हमें ड्राइंग बनानी है, हमें चित्र बनाना है, चाहे हमारे कुछ पास हो या ना हो। तो उन्हें अपने आप ही अपने निसर्ग में, नेचर में उन्हें चीज़ें मिल गई। जैसे कि उन्होंने क्या किया, मिट्टी का यूज़ किया, फूल का यूज़ किया, उसके बाद पत्ते होते हैं उनका यूज़ करके उन्होंने कलर बनाए और फिर वो वहाँ पे ड्राइंग बनाते थे। अभी कलर तो बना लिए, अभी कलर करने के लिए ब्रश तो उनके पास नहीं था, तो वो क्या क्या करते थे, यहाँ पे बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेसलं की त्याचा ब्रश व्हायचा। बाम्बू जो होता है उसका छोटा सा लकड़ी लेके वो क्या करते थे, उसके आगे के साइड में दूसरे मीन्स पत्थर वगैरह उससे काफ़ी ठोकते थे, जिसके कारण वो अपने आप ब्रश के जैसे बन जाता था। तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो, नज़र जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र, क्योंकि उनको पसंद आता था कि हमें ड्राइंग करनी है। इसके लिए उन्होंने अपने आप ही वहाँ पे साहित्य अपना बना लिया था और ड्राइंग करने लगे थे। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची, क्योंकि नदी थी, बारिश होती थी, पानी जब पूरा भर जाता था, जो पत्थर जिस पत्थर पे उन्होंने ड्राइंग की थी वो पत्थर भी पानी के नीचे चले जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे, निसर्ग किती परिणाम आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। देखिए जैसे कि अगर हम निसर्ग की बात करें या फिर हमारे घर की बात करें, सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती। अगर आप कोई नया काम सीखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए कभी भी मत रुकिए। जो आपके पास है उसी से आप स्टार्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक्चुअल में यही मैसेज आपको इस लेसन में दिया है कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा होता है कि आपके पास जो भी हो, अगर आपके मन में इच्छा होती है ना तो अपने आप आपको रास्ते दिखाई देते हैं। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। आपके मन में अगर सच में कोई इच्छा हो ना, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास कोई ज़्यादा बुक्स डाइजेस्ट वगैरह इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास में जाते हो, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको अच्छे से सुनते हो, घर पे आके पढ़ाई करते हो तो ईज़िली आपका काम हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, डाइजेस्ट होने चाहिए या फिर डिफरेंट ट्यूशन्स वगैरह होने चाहिए या फिर और भी कुछ होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर और भी कुछ जो होता है जैसे कि सिंगिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है, ये सारी कला सीखने के लिए भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा सामान होगा तभी आप सीख पाओगे। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कहीं पर भी कुछ भी सीख सकते हो। आता हेच पहा, श्रवण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाडायचा, क्योंकि बारिश के दिन जब तक रहेंगे तब तक पानी रहेगा तो उनका जो कैनवास, जो पत्थर थे वो भी उन्हें नहीं दिखते थे। तब तक क्या करेंगे, फिर उन्हें और एक क्वेश्चन आता है मन में कि अभी क्या करेंगे, तो फिर और एक आयडिया भी निकल के आती है। त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला। लाल भडक मौशर माती हातात लोण्यासारखी वाटायची। लोनी जो बटर आपने अगर हाथ में लिया होगा तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर आपने मिट्टी को हाथ में लिया या फिर कीचड़ वगैरह बना के उसमें हाथ डाला तो काफ़ी सॉफ्ट लगता है। तो फिर अभी उन्होंने एक नया ही आइडिया निकाला था कि अब मिट्टी की मूर्तियाँ बनाएंगे। पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लगे, क्योंकि पता है घर वाले क्या करेंगे, मारेंगे डांटेंगे, इसके लिए वो चुप चुप के काम करते थे मूर्ति बनाने का भी। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। मीन्स चुपके कहीं पर भी जहाँ पे मंदिर होता था या फिर जहाँ पे गाय बैल वगैरह जगह होती है उनको बांधने के लिए, जिसे गोठा कहा जाता है, वहाँ पे जाके वो अपनी मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्ति
करून वाळत ठेवल्या कि काही काळानं त्यांना तड़े जाऊ लागायचे। तड़े मीन्स क्या ब्रेक हो जाती थी वो मूर्तियाँ। अगर आप सिर्फ मिट्टी का यूज़ करते हो तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, जैसे ही वो सूख जाएगा वो टूट जाता है। काही काळाने तड़े जाऊन ढासळायच्या, हिरमोड व्हायचा। हिरमोड मीन्स क्या वो नाराज हो जाते थे क्योंकि मेहनत से मूर्ति बनाते थे और टूट जाती थी। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता। विचार करता करता लक्षात आलं की गायीचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं। गाय बैल जिनका जो गोबर होता है वो अगर आप देखोगे गीला होता है तब भी वैसे ही होता है, अगर 10 दिन के बाद उठाओगे तो वो वैसा ही रहेगा, वो टूटता नहीं है जल्दी। तो उनको ये बात में समझ में आई थी कि गोबर ऐसी चीज़ है कि जो नहीं टूटती है जल्दी। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी में उस गोबर को मिला के फिर उससे वो अपनी मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्तियाँ तुरंत तो नहीं टूटती थी, लेकिन बाद में फिर से थोड़ा थोड़ा करके वो भी ब्रेक हो जाती थी। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। महादू आयते कपडे विकायला यायचा। सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा। तो अपना माल घोड़्यावर लादून आनायचा। तो उनके गांव में कोई एक इंसान था जो कि कपड़े बेचने के लिए आता था। तो उसका जो सामान था, उस समय गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो वो क्या करता था, घोड़े के ऊपर अपना सामान रख के फिर उस गांव में आता था। नांदुरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। लीद म्हणजे घोड्याचं शेण। त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। तो देखिए, जब मन में जो चाह होती है कुछ करने के लिए, तो अपने आप आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। जैसे कि इनको मिले। इन्होंने पहले क्या किया, मिट्टी का यूज़ किया तो उनकी मूर्तियाँ टूट रही थी। फिर गोबर का यूज़ किया, फिर भी वो टूट रही थी। फिर उन्होंने देखा कि जो घोड़े का गोबर होता है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे मूर्तियाँ नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें जैसे कि धागे वगैरह होते हैं वैसे ही उनका जो गोबर होता है वो दिखने में होता है। तो उसे अगर हम यूज़ करेंगे तो मूर्तियाँ नहीं टूटेगी। तो उन्होंने सोचा कि हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उन्होंने वैसे ही किया और बिल्कुल भी जो उनकी मूर्तियाँ थी वो नहीं टूटी थी। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नहीं, क्योंकि अगर आप मेहनत से कुछ काम करते हो और वो आप कर पाते हो, पूरा काम अगर आपका होता है तो सच में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। त्याला हवं होतं ते तत्त्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीचा इथे शोधत राहायचा। ते सापडल्यावर तो नाणी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। आपल्यापुरता का होईना पण तो एक शोध होता। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, आप भी साइंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन आप जो काम करना चाहते हो उस काम के लिए तो आप कोशिश कर सकते हो, नए नए रास्ते ढूंढ सकते हो। अगर आपका जो काम है वो भी अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे लिए, खुद के लिए तो कुछ कर सकते हैं हम लोग। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। त्याला कायम जागता ठेवा। तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलेले रहेल। मीन्स जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास कुछ नहीं, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आपके पास भी तो दिमाग है, आपके पास भी हाथ पैर है, तो आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे। कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको निकालना होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाइए और अपना काम पूरा कीजिए। अगर आप इसी एटीट्यूड से या फिर इसी सोच से अगर रहते हो ना, तो आप हमेशा खुश रहोगे। आभाळ कायम आनंदाने भरलेलं राहील, इसका मीनिंग ही ये होता है कि आप हमेशा खुश रहोगे। आपके लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो आप सच में कर सकते हो। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हो, आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करना अगर जानते हो, तो सच में आप आगे जा सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा मैसेज आपको इस लेसन से मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे 8th स्टैंडर्ड के अदर जो सब्जेक्ट है वो भी, उनके भी वीडियोज़ मिल जाएंगे।